अस्सलाम वालेकुम। द जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट एंड रूल्स देयर अंडर को लेकर के आज हमारा लेक्चर 5 और लास्ट लेक्चर रहेगा। तो हम इस टाइम पढ़ रहे हैं रिजर्वेशन रूल्स 2005 जिनको नोटिफाई किया गया था SRO 294 से, और फिर वक्तन फ़वक्तन उनमें जो है अमेंडमेंट्स आती गई और रिसेंट अमेंडमेंट जो है वो SO 127 डेटेड 20/4/2020 के थ्रू हुई। लास्ट लेक्चर्स में हमने रूल 6 तक पढ़ा था, तो आज रूल 7 से हम स्टार्ट करेंगे। रूल 7 जो है वो डील करता है प्रिपरेशन ऑफ द सिलेक्ट लिस्ट, यानी वंस आपका जो है सारा एक अपॉइंटमेंट के लिए जो सारी आपकी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गई, फाइनल आपका मेरिट लिस्ट बन गया इंटरव्यू के बाद, तो उसके बाद आप सिलेक्शन लिस्ट किस तरीके से बनाएंगे उसके साथ डील करता है। तो हमें क्या बताया जाता है कि इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, यानी कि जितना जिसको मेरिट मिला है, जितना जिसने मेरिट एक्वायर किया है, उसके हिसाब से हम पहले सारे एलिजिबल कैंडिडेट्स का एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। और उस लिस्ट में ओपन मेरिट के भी कैंडिडेट्स होंगे और रिजर्व्ड कैटेगरी के भी कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है। तो इस लिस्ट को हम फर्स्ट लिस्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें आपके जो भी आपके एलिजिबल कैंडिडेट्स है, एलिजिबल कैंडिडेट्स में बोल रही हूँ, उनका एक ओवरऑल लिस्ट बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, ठीक है। तो उस मेरिट लिस्ट को जो है ना तो उसमें आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कैटेगरी पे, ना तो उसमें आप करेंगे ओपन मेरिट पे, उसमें ओवरऑल सारे मेरिट के हिसाब से कैंडिडेट्स आपके होंगे जितनी आपकी वैकेंसीज होंगी। सपोज आपके पास 50 वैकेंसीज है तो 50 कैंडिडेट्स का ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट आप एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, और उस लिस्ट में जो है आप उन 50 बंदों को रखेंगे और इसका हम नाम देंगे फर्स्ट लिस्ट। इस फर्स्ट लिस्ट से जो हम क्या करते हैं काम, एक सेकेंड लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। उस सेकेंड लिस्ट में जो है हम क्या करते हैं, उन कैंडिडेट्स को रखते हैं जिनमें कोई जो कैटेगरी है वो नहीं है, यानी कि जो अनरिजर्व्ड वैकेंसीज के अगेंस्ट सिलेक्ट हो जाएंगे उनको रखते हैं, और उस लिस्ट को हम नाम देते हैं सेकंड लिस्ट। और जो बाकी आपकी रिजर्व्ड कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स बचते हैं उनको जो है उनका जो एक लिस्ट हम प्रिपेयर करते हैं उसको हम कहते हैं थर्ड लिस्ट, ठीक है। तो यानी कि मैं आपको ऐसे समझाऊंगी, आपने जो है फाइनल सिलेक्शन कर दी है, लेकिन ओवरऑल जितने आपको कैंडिडेट्स लेने हैं आफ्टर ड्यू रिजर्वेशन, आप उन ओवरऑल सारे कैंडिडेट्स का ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एक लिस्ट बनाएंगे, जिसमें ओनली आफ्टर गिविंग ड्यू जिसे हम कहेंगे ड्यू शेयर टू द रिजर्वेशन, यानी कि जितनी रिजर्वेशन देनी है आपको उतनी रिजर्वेशन देने के बाद ड्यू शेयर टू द रिजर्वेशन, आप उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एक ओवरऑल लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। उस लिस्ट का नाम जो है हम फर्स्ट लिस्ट रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसमें से आप ओपन मेरिट वाले अलग कर देते हैं और रिजर्व्ड वाले अलग कर देते हैं। ओपन मेरिट वालों को जो लिस्ट बनेगा उसको कहते हैं हम सेकेंड लिस्ट, और ओवरऑल जो बाकी आपकी रिजर्व्ड कैटेगरीज होती है उनको हम कहते हैं थर्ड लिस्ट, ठीक है। इस तरीके से हम देखेंगे, जैसे मेरे पास यहाँ पे 15 बंदे हैं तो मेरे पास 15 वैकेंसीज है। 15 वैकेंसीज को मैंने इस तरीके से जो है एक ओवरऑल लिस्ट बना दिया है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट आफ्टर गिविंग ड्यू शेयर टू द रिजर्वेशंस। उसके बाद जो है मैं क्या करूँगी काम, इस लिस्ट में से मैं अलग निकालूंगी क्या ओपन मेरिट वाले, ठीक है। तो उसके बाद जो है मैं क्या करूँगी काम, उसमें से जो मेरी रिजर्व्ड कैटेगरीज है उनको अलग से निकालूंगी। तो ये आपके लिए इसलिए हम बनाते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिस्ट, सो दैट हमारे पास एक बाइफर्केशन रहे कि हमें जो है कितनी कैटेगरीज में हमने जो है सिलेक्शंस किए, कितने हमारे पास पोस्ट थे, क्या हमने जितनी हमारे पास वैकेंसीज थी उनमें हमने बराबर बराबर जो है कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया कि नहीं। तो इसलिए जो है हमारा ये सिलेक्शन लिस्ट बनता है, ठीक है। ये सिलेक्शन लिस्ट है, मेरिट लिस्ट की बात नहीं कर रही हूं मैं, सिलेक्शन लिस्ट की बात कर रही हूं, ठीक है। उसके बाद अगर रिजर्व्ड कैटेगरीज आपके पास है और उनमें आपको जो है कैंडिडेट्स बराबर नहीं मिले हैं, तो उन रिजर्व्ड कैटेगरी
जो वैकेंसीज आपको है उन्हें हम एज बैकलॉग क्लासिफाई कर लेते हैं, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बनाया कि आपके पास वैकेंसी तो एडवर्टाइज्ड थी बट आपको कैंडिडेट्स आए ही नहीं, आपको कैंडिडेट्स मिले ही नहीं उन रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए। तो उस वजह से जो है उन रिजर्व्ड कैटेगरीज की वैकेंसीज को आप ट्रीट करते हैं बैकलॉग। जो हमने आपको प्रोसीजर पढ़ाया है रिजर्वेशन एक्ट के अंडर कि किस तरीके से फिर बैकलॉग वैकेंसीज को ट्रीट किया जाता है, तो वो आप वहां से देख लेंगे, वो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है। ठीक है, अब अगर आपके पास रिजर्व्ड वैकेंसीज ही थी जो आपने नोटिफाई की है, तो उस टाइम पे फिर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट आप बराबर जितना आपका रिजर्वेशन है उसके हिसाब से आप कैटेगरीज में कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करके एक सिलेक्ट लिस्ट बना देंगे। ठीक है, लेकिन जब भी आप सिलेक्ट लिस्ट बनाएं तो आपको ड्यू शेयर देना है एक्स सर्विसमैन को और फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन्स को। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आते हैं, तो आपको बराबर उसी तरीके से उन्हें जो है अपना अपना शेयर देना है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देती हूँ, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिस्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे 7 नंबर पे जो है कोई अल्ताफ है, तो ये OM/PHC यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड बंदा है। तो दैट मीन्स ये बंदा फिजिकली हैंडीकैप्ड था, यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इसकी आई किसमें, ओपन मेरिट में, यानी कि ये ओपन मेरिट के साथ बिलोंग करता था, इसकी कोई और कैटेगरी नहीं थी, लेकिन बेचारा डिसेबल्ड था तो इसने ओपन मेरिट में अपनी जगह बना ली। लाइकवाइज अगर ये बंदा जो है RBA में होता, ST में होता, SC में होता, तो ये उन कैटेगरीज में फिट हो जाता और वहां पे इसको अपनी जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिल जाती। वही मैंने कहा आपको कि चाहे एक्स सर्विसमैन हो या चाहे फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन हो, आपको जब आप सिलेक्शन लिस्ट बनाए तो उनका खास ख्याल रखना है कि वो कहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, अब अगर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स है तो उनके लिए जो है इन अकॉर्डेंस विद जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग पर्सन्स रूल्स जो आपके पास है 1998 के, उनके लिए अलग से हैं, तो जो अमेंड हुए हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, उनके हिसाब से जो है आप उनकी सिलेक्शन करेंगे। हम देखते हैं यूजुअली जो है इन रूल्स के अकॉर्डिंग, जो कि जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन रूल्स 1998, तो इसके अकॉर्डिंग हम अलग से जो है एक नोटिफिकेशन निकाल देते हैं कि हाँ जी हमें जी स्पोर्ट्स पर्सन की ज़रूरत है, तो वो टोटली अलग यूजुअली रहता है। तो लेकिन अगर आपको मेन एडवर्टीजमेंट में भी कहीं पे ये एप्लीकेबल है तो आप उस टाइम पे कर सकते हैं। ठीक है, नाउ पार्ट थर्ड ऑफ द रूल्स, रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट बाय प्रमोशन। प्रमोशन में किस तरीके से रिजर्वेशन हम देते हैं, क्योंकि हमें पता है अपॉइंटमेंट्स दो तरीके की होती है टू अ पर्टिकुलर पोस्ट, एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और बाय प्रमोशन। ठीक है, तो प्रमोशन में किस पोस्ट तक, किस लेवल तक आपको जो है रिजर्वेशन देनी है, वो उस स्केल के पोस्ट तक जो कि डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट से एक्सीड ना करे। ठीक है, उसमें आप जो है रिजर्वेशन देंगे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या जो भी आपकी बाकी कैटेगरी सोशल या एजुकेशनली बैकवर्ड वगैरह है उसमें। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं अभी जो है रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट बाय प्रमोशन, यानी प्रमोशन में रिजर्वेशन अभी जो है सब जुडिस मसला है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, हमारे कोर्ट ऑफ लॉ में पेंडिंग है, तो इस टाइम पे जो है ऑन होल्ड रखी गई है रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट बाय प्रमोशन। अभी रिजर्वेशंस नहीं दी जा रही है प्रमोशंस में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप प्रमोशन दे तो आप रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स को प्रमोशन ही ना दे, नहीं, आपको उन रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स को, जो भी आपके बंदे आते हैं प्रमोशन लिस्ट में इन रिजर्वेशन साइड, तो आपको उन्हें बराबर ओपन मेरिट के अगेंस्ट पोस्ट देने हैं और रिजल्टेंट जो उनके अपने रोस्टर पॉइंट्स रहेंगे रिजर्व्ड वाले, उन्हें आपको रिजर्व्ड ही रखना है अनटिल जो ये मैटर है ये डिसाइड हो जाए ऑनरेबल कोर्ट ऑफ लॉ में। ठीक है, आई बात समझ में? फिर से दोहराती हूँ कि अभी जो हमारी रिजर्वेशंस है इन प्रमोशन वो ऑन होल्ड है, यानी अभी हम रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये मसला ऑनरेबल कोर्ट में सब जुडिस है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स को प्रमोशन नहीं देंगे, आपको उन्हें बराबर
कंसिडर करना है और आप उन्हें कंसिडर करेंगे अगेंस्ट अनरिजर्व्ड स्लॉट्स, और जो उनके बचते हैं, बाकी उनके रिजर्व्ड स्लॉट्स जो बचते हैं, उन्हें आपको वैसे ही वैकेंट रहना है, सो दैट ऑन द जब सेटल हो जाएगा वो कोर्ट केस, या जिसे हम कहेंगे आउटकम ऑफ द कोर्ट केस जो रहेगा, उसके बाद ही आपको उन्हें अपने अपने रोस्टर पॉइंट्स पे एडजस्ट करना है जो उनके लिए आपने ऑलरेडी रिजर्व रखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको तो भी बता दूं कि किस तरीके से होती है प्रमोशन में रिजर्वेशन। अगर ऐसा कोई पोस्ट है जिसकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में रिजर्वेशन 25% या उससे लेस है, तो उस टाइम पे रिजर्वेशन उस पोस्ट को ड्यूरिंग प्रमोशन क्या रहेगी? शेड्यूल कास्ट 8%, शेड्यूल ट्राइब 10%, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, उसमें हमारा पहले आता है रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, उसके लिए 10%, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के लिए 2%, वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस के लिए 1%। ठीक है, तो ये आपका रोस्टर रहेगा। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके जो है रोस्टर देख सकते हैं क्या है क्या नहीं है, तो मैं आप इतना नहीं पढ़ूंगी यहाँ पे। ये 100 पॉइंट्स का उसके लिए रोस्टर आपका रहेगा। नेक्स्ट, अगर आपको ऐसे पोस्ट के लिए प्रमोशन करनी है जिसकी रिजर्वेशन एट द टाइम ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 25% से ज़्यादा थी, तो उसके लिए जो आपकी रिजर्वेशन है वो इस तरीके से रहेगी: SC 4%, ST 5%, RBA के लिए 10%, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के लिए 2%, वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लास के लिए 1%। ठीक है, और उस टाइम पे उसके लिए आपका रोस्टर जो है वो इस तरीके का रहेगा। ठीक, तो यहाँ आपको एक बात फिर से दोहरा दूं कि रोस्टर जो है वो 100 पॉइंट्स का रहता है, रनिंग रोस्टर रहता है, यानी कि 100 के बाद फिर से 1 पे आप वापस आएंगे। सपोज आपका जो लास्ट टाइम पे रोस्टर यूज हुआ है वो 95 पॉइंट तक यूज हुआ है, और इस बार आपको 10 पॉइंट्स यूज करने हैं, तो आप 96, 97, 98, 99, 100, फिर 1, 2, 3, 4 और 5 तक चले जाएंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स ये रनिंग रोस्टर रहता है 100 पॉइंट्स का। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सिलेक्ट लिस्ट फॉर प्रमोशन। जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, तो उसी तरीके से आप प्रमोशन के लिए भी फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट के नाम से जो है लिस्ट्स प्रिपेयर करेंगे। पहले लिस्ट में आपकी जो है अनरिजर्व्ड वाले रहेंगे, फिर दूसरा लिस्ट आप प्रिपेयर करेंगे जिसमें आपकी जो है रिजर्व्ड वाले रहेंगे, और तीसरा लिस्ट जो है आपका वो रहेगा जिसमें मतलब आपकी नहीं, पहला आपका जो है ओवरऑल लिस्ट रहेगा, सेकंड जो है आपका ओपन मेरिट वाला रहेगा, और तीसरा लिस्ट उसमें जो है आपकी रिजर्व्ड वाली वैकेंसीज के बंदे जो है वो उसमें आप जो है रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कोई भी बंदा, ठीक है मैं ऐसे आपको बता देती हूँ, अगर कोई भी बंदा जो है वो प्लेस हुआ किसी हायर ग्रेड में, ठीक है, और उसकी प्लेसमेंट की वजह से कोई भी वैकेंसी या उसकी कोई मतलब पोस्ट जो है वो वैकेंट नहीं हुआ, मतलब आप कहेंगे वो कैसे? अगर कोई बंदा प्लेस हुआ हायर इसमें ग्रेड में, तो उसकी वजह से कोई पोस्ट किस तरीके से वैकेंट नहीं होगा? तो ज़रूरी नहीं है कि उसको जो है आप बराबर प्रमोशन दे रहे हैं। उसका ये होता है कि कभी कभार हम उसको चार्ज वगैरह दे देते हैं किसी हायर पोस्ट का, तो उस टाइम पे आप रिजर्वेशन वगैरह जो है उस पे अप्लाई नहीं करेंगे, प्रोवाइडेड इन रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स। अगर उस टाइम पे कुछ वैसा रहा तो ही आप रिलैक्सेशन उस टाइम पे जो है उस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 4 जो है रूलिंग का, वो क्या कहता है? रिजर्वेशन इन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में किस तरीके से रिजर्वेशन होती है? हम देखते हैं मोस्टली जब जो हमारी होती है प्रोफेशनल डिग्रीज वगैरह जो होती है, उस टाइम पे हम देखते हैं कि जब वो सीट्स वगैरह नोटिफाई की जाती है तो वहाँ पे भी रिजर्वेशंस होती है ना? तो वो रिजर्वेशन किस तरीके से होती है वो भी रिसेंटली जो है SO 127 के अंडर थोड़ी सी मॉडिफाई हुई है, और वो रिसेंटली क्या रखी गई है हमारे लिए? वो इस तरीके से रखी गई है: शेड्यूल कास्ट बच्चों के लिए 8%, शेड्यूल ट्राइब के लिए 10%, इसी तरीके से सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के अंडर आने वाले वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस के लिए, जिसे हम सोशल कास्ट भी कहते हैं, 4%, रेजिडेंट्स ऑफ एरिया एडजॉइनिंग एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर, उनके लिए भी 4% रखी गई है।
बैकवर्ड एरियाज वाले रेजिडेंट्स के लिए 10%, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के लिए 4%, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% और फिजिकली चैलेंज्ड बच्चों के लिए 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ठीक है। और जो हमने ये रिजर्वेशंस पढ़ी, इसके अलावा किस किस तरह की रिजर्वेशंस हमें बोली गई है रखने के लिए। चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सनल के लिए 3%, चिल्ड्रन ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड स्टेट पुलिस पर्सनल के लिए 1%, कैंडिडेट्स पॉजेसिंग आउटस्टैंडिंग प्रोफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स 2%। ये ओवर एंड अबोव इस रिजर्वेशन के हैं। ये जो आपकी रिजर्वेशन है उसके साथ साथ आपको ये रिजर्वेशन भी देनी ही देनी है। ठीक है। नेक्स्ट, अब जो हमारी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, यहां तक तो रिजर्वेशन आपकी जो होती है बैचलर्स डिग्री वगैरह के कोर्सेज जो होते हैं, एमबीबीएस हुआ, बीटेक वगैरह, जिन पे भी होते हैं, ये नॉर्मली ओवरऑल रखी गई है ये वाली प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है। लेकिन अब जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज है, हमारा एमडी हुआ, एमएस हुआ, एमटेक वगैरह जो हुआ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, तो उस टाइम पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स के लिए क्या रिजर्वेशन रखी गई है वो इस तरह से है। आपकी ओपन मेरिट में 57% है, रिजर्व्ड कैटेगरीज में जो शेड्यूल कास्ट है 8%, शेड्यूल ट्राइब 10%, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो है उसके लिए रखी गई है उन्होंने 10%, residents of area adjoining actual line of control, international border 4%, weaker and underprivileged classes यानी social castes 4%, पहाड़ी speaking people 4%, children of defense personnel वगैरह जो है 2%, outstanding proficiency in sports को 1% और economically weaker sections को 10%। यानी ये जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है ये किसके लिए? पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। और जिससे पहले हमने पढ़ी थी वो स्टार्टिंग में आपकी जो बैचलर्स में हो जाती है उस टाइम पे वो रिजर्वेशन देनी ही देनी है। ठीक है। और अब कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपकी जो रिजर्व्ड सीट्स है वो उतनी नहीं है, यानी सफिशिएंट नहीं है कि वो एकोमोडेट करे सारे रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स को। तो उस टाइम पे जो है एक रोस्टर 30 सीट्स का रखा गया है, रनिंग रोस्टर। तो इस तरीके से आप उस टाइम पे रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स को एकोमोडेट करेंगे इस रोस्टर के हिसाब से। ठीक है। मैं फिर से बता देती हूँ, कभी कभार रिजर्व्ड सीट्स जो है वो सफिशिएंट नहीं होती है टू एकोमोडेट ऑल द रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स इन ए सिलेक्शन प्रोसेस। तो उस टाइम पे जो भी आपकी अवेलेबल रिजर्व्ड सीट्स है तो आप इस रोस्टर के हिसाब से वो अलॉट करेंगे। ठीक है। ये रनिंग रोस्टर है 30 सीट्स का। नेक्स्ट, क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखे गए हैं ओपन मेरिट कैटेगरी के लिए प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए वो 50% है और रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए वो 40% है। ठीक है। और अब इम्पॉर्टेंट है एक पार्ट हमारा, पार्ट 5, वो क्या है? प्रोसीजर फॉर इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट्स, यानी कि कौन सी अथॉरिटी जो है वो कॉम्पिटेंट है टू इशू सर्टिफिकेट्स। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या है क्या नहीं है। रूलिंग्स जब हमने स्टार्ट की थी उसमें भी बता दिया था मैंने। एक्ट के अंडर हमने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शायद नहीं पढ़ा था, उसमें दिया नहीं गया था, वो हमें बताया गया था कि रूलिंग के अंडर आप पढ़ेंगे। तो मैंने कुछ कमेंट्स में भी देखा था कि पूछा गया था कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होती है, कौन सी है इस रूल के अंडर। तो यहाँ पे है दिखाया गया। तो जो अथॉरिटी रखी गई है कॉम्पिटेंट टू इशू सर्टिफिकेट्स अंडर फॉलोइंग कैटेगरीज, जिसमें आती है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, सोशल कास्ट जिन्हें हम वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस कहते हैं, या रेजिडेंट्स ऑफ एरिया एडजॉइनिंग एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरियाज, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल जो कि सब्स्टिट्यूट रिसेंटली हुआ है। इन कैटेगरीज के लिए कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कि वो सर्टिफिकेट इशू करे? वो है तहसीलदार। ठीक है। अब कुछ हमारे विलेजेस है जैसे पडर, मारवा, वारवन जो किश्तवाड़, डोडा वगैरह के हैं, ये फार फ्लंग एरियाज है। तो वहां पे जो है नायब तहसीलदार को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रखा गया है टू इशू दीज सर्टिफिकेट्स। ठीक है। उसके बाद चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सनल के हक में कौन कर सकता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द यूनिट, जिला सैनिक बोर्ड, चिल्ड्रन ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड स्टेट पर्सनल जो है वो उनके लिए डीआईजी कंसर्न है। प्रोफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स में जो आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल है। फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन जो है उनके लिए वो वाले जो कि नोटिफाई किए गए हैं SRO 414 डेटेड 11/12/2003 के अंडर आते हैं। ठीक है।
एक्स सर्विसमैन और चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सनल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वहाँ पे खाली मैंने चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सनल बताया, तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन भी है साथ में। जिला सैनिक बोर्ड, कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द यूनिट, जहाँ पे उस एक्स सर्विसमैन ने जो है वो सर्व किया है, ठीक है। रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरिया, एरिया एडजॉइनिंग एएलसी, लेकिन किन माइग्रेंट्स के रेस्पेक्ट में, तो उनको जो है रिलीफ कमिश्नर माइग्रेंट्स देता है। तो अभी आप बोलेंगे यहाँ पे जो हमने ऊपर अभी पढ़ा ये रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरिया वगैरह या रेजिडेंट्स ऑफ एएलसी, तो आप यहाँ पे क्यों फिर से बता रहे हैं? यहाँ पे जो है वो माइग्रेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो वो देगा रिलीफ कमिश्नर माइग्रेंट्स, ठीक है। उसके बाद किस बेसिस पे सर्टिफिकेट्स इशू की जाती है इन रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स को, यानी किस बेसिस पे उनके पास क्या होना चाहिए कि जिससे उन्हें ये कैटेगराइज हम करें कि हाँ जी आप एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हो, हाँ जी आप वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लास से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो जो पहला हम देखेंगे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो है उनको इस बिना पे ये सर्टिफिकेट दी जाती है कि वो सेक्शन 2 ऑफ द रिजर्वेशन एक्ट के क्लॉज ओ के अंडर नहीं आते हैं, वो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, या रूल 3 ऑफ दीज रूल्स मीन्स रिजर्वेशन रूल्स, जिसमें हमने ये पढ़ा है कि उनके अंडर कुछ एक्सक्लूडेड कैटेगरीज को रखा गया है, ठीक है। तो उन एक्सक्लूडेड कैटेगरीज में वो बंदा नहीं आता है तो ही वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के अंडर अपनी सर्टिफिकेट क्लेम कर सकता है, ठीक। वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस जो है वो तभी ये बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं जब वो ये प्रूव करे कि उनके जो एक्चुअल प्रैक्टिसेस है, यानी कि उनकी जो कमाई के जरिए हैं वो वही ऑक्यूपेशंस है जो उनके पेरेंट्स वगैरह जो है प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि मैं ऐसे बताऊंगी जो उनका खानदानी पेशा है रखा गया है, जैसे हमें पता है इसमें गिलकार वगैरह आते हैं, तो वो जो गिलकार का जो एक्चुअल ऑक्यूपेशन है उन्हें ये दिखाना है कि उनके जो पेरेंट है वो एक्चुअली अभी भी वही ऑक्यूपेशन पे जो है अपनी लिवलीहुड कमा रहे हैं, ठीक है। तो उनको वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस की सर्टिफिकेट मिल सकती है। तो दैट मीन्स जो कास्ट को वो बिलोंग कर रहे हैं वो कास्ट जिस ऑक्यूपेशन को रिप्रेजेंट कर रही है तो उनके पेरेंट्स एक्चुअल में अभी भी वही ऑक्यूपेशन जो है प्रैक्टिस करने होने चाहिए, तब जाके वो जो है इस कास्ट का जो है एक बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बैकवर्ड एरिया या एरिया ऑफ एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उन्हें ये साबित करना है कि वो उस एरिया में जिन्हें कैटेगराइज किया गया है बैकवर्ड एरिया, जो मैंने आपको पहले बताए हैं कौन कौन से हैं। मैंने आपको जो ये कास्ट मैंने जो भी इससे पहले आपको यहाँ पे वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लास की बता दी, ये भी मैंने आपको पहले ही बताई है कि कौन कौन सी कास्ट वगैरह आती है। आई होप आपको लास्ट वीडियोज में याद होगा कि कौन कौन सी कास्ट आती है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी कौन कौन से एरियाज जो है बैकवर्ड एरिया या एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ आने वाले एरियाज जो मैंने आपको पढ़ाए हैं उनमें वो बंदा एट लीस्ट 15 सालों तक रहा होना चाहिए बिफोर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट, यानी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने से पहले वो बंदा जो है उस एरिया में 15 सालों तक रहा होना चाहिए। किस एरिया में? बैकवर्ड एरिया या एएलसी वाला एरिया, ठीक है। तभी जाके उसे जो है ये वाली सर्टिफिकेट मिलेगी। हाँ, अब अगर ऐसा है कि एक बच्चा है उसका बाप जो है या जिसके साथ वो रह रहा है या जिसपे वो डिपेंडेंट है, ठीक है, जिसपे वो डिपेंडेंट है, अगर वो इस टाइम पे एएलसी पे नहीं रह रहा हो या कहीं और रह रहा हो तो उसको हम जो है डिसएंटाइटल नहीं कर सकते हैं फ्रॉम क्लेमिंग द बेनिफिट, क्योंकि उसके फादर जो है इस टाइम अगर नहीं रह रहे हैं, ये बंदा तो खुद रह रहा है वहाँ पे, एएलसी से बिलोंग करता है, ये इतने टाइम तक वहाँ रह रहा है, इतने टाइम से वहाँ रह रहा है, तो उसको जो है मिल सकती है। लेकिन उसे ये प्रूव करना है कि वो एटलीस्ट खुद तो 15 सालों तक वहाँ पे रह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लिए क्या करना है? उन्हें जमाबंदी का एक्सट्रैक्टिव दिखाना है या इलेक्टोरल रोल दिखाना है, चूल्हाबंदी, राशन कार्ड वगैरह, ये सब चीज़ें जो है उनके लिए प्रूफ रहेंगी कि वो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अब अगर ऐसा है जिनके पास लैंड नहीं है, लैंडलेस वगैरह है, उन्हें जो है ग्रेजिंग कार्ड्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इशू करते हैं। उन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के ग्रेजिंग कार्ड्स के बिना पे एक उन्हें जो है ये सर्टिफिकेट दी जा सकती है, एक सप्लीमेंट्री एविडेंस के तौर पे, ठीक है।
तो दैट मीन्स जो ग्रेजिंग कार्ड्स वगैरह है या आइडेंटिटी कार्ड्स जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या रेवेन्यू एजेंसीज भी उनके हक में इजरा करती है, वो एक सप्लीमेंट्री एविडेंस रहती है उन बंदों के लिए कि हमारे पास जो है हम शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हमारे पास जी यही आइडेंटिटी है। ठीक है। डिफेंस पर्सनल, अगर एक बच्चा जो है वो क्लेम करता है कि मैं जी बच्चा हूँ डिफेंस पर्सनल का, तो उस टाइम पे क्या है, उसका पेरेंट जो है वो परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट होना चाहिए, यानी यूटी का होना चाहिए, और उसके पेरेंट ने या तो सर्व किया होना चाहिए या तो वो अभी भी सर्व कर रहा होना चाहिए आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में। अगर सर्व किया है तो वहां से वो ऑनरेबली डिस्चार्ज या रिटायर हुआ होना चाहिए, प्लस उसके खिलाफ कोई भी एंटी नेशनल या क्रिमिनल एक्टिविटी दर्ज नहीं होनी चाहिए। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। ठीक है। पैरामिलिट्री या स्टेट पर्सनल का बच्चा जो है उसके लिए भी सेम यही चीज है। ठीक है। अब वो बंदे जो स्पोर्ट्स के अंडर आउटस्टैंडिंग प्रोफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स के अंडर क्लेम करेंगे कि हाँ जी हमें इसके अंडर बेनिफिट चाहिए, तो उन्हें जो है बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उन्हें जो 1996 में रूल्स नोटिफाई हुए हैं और उसके बाद 1998 में भी उनमें जो है वो थोड़े से अमेंडमेंट्स की गई है, थोड़ी सी नोटिफिकेशंस आई है, तो उनके बिना पे जो है उस बंदे को वो सर्टिफिकेट मिलेगी। यानी कि उन रूलिंग्स में जो जो रखा गया है बेस कि किस बिना पे हम इस बंदे को आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की सर्टिफिकेट दें, तो उसे वो चीज प्रूव करनी है और तब जाके ही उसे जो है वो बेनिफिट मिल सकता है इस क्लेम में। ठीक है। नाउ वैलिडिटी एंड रिन्यूअल, यानी कि हमें पता है कि कुछ ऐसे क्लासेस है रिजर्व्ड कैटेगरी में जिन्हें रिन्यूअल की जरूरत पड़ती है, जिन्हें वैलिडिटी रखी गई है, क्योंकि आज वो अगर उस क्लास में आते हैं तो मे बी 10 साल बाद उस क्लास में वो नहीं आएंगे। ठीक है। हम कहेंगे वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड, अगर वो आज उनकी इनकम उतनी कम है कि जितनी गवर्नमेंट ने फ्रॉम टाइम टू टाइम उनके लिए प्रेस्क्राइब की है, कल को उस घर में जो है कोई बंदा ऐसा आ गया, कोई बच्चा उनका ऐसा रहा जो डॉक्टर बन गया, तो उसकी इनकम उस स्लैब में नहीं रहेगी, काफ़ी हायर अप हो जाएगी, तो वो उस टाइम पे फिर उस कैटेगरी में नहीं रह सकता है। ठीक है। इसी तरीके से आरबीए का बंदा, इसी तरीके से जो हम देख रहे हैं एएलसी का बंदा, तो आज वो है तो फिर उसने वहां से हम देखते हैं काफ़ी सारे माइग्रेट कर लेते हैं, फिर वो जो है उन एरियाज को छोड़ के कहीं और रहने लगते हैं। 20 साल 25 साल के बाद जो है वो 20 सालों तक कहीं और चले जाते हैं रहने के लिए, फिर वहां से वो वापस माइग्रेट नहीं करते हैं अपने बैकवर्ड एरियाज में। ठीक है। तो इसलिए क्या रखा गया है, रिन्यूअल किसका, इन कैटेगरी सर्टिफिकेट्स का। ठीक है। तो जो बैकवर्ड एरियाज के लिए है या एएलसी के लिए है, उनके लिए 5 साल की वैलिडिटी रखी गई है और 5 साल के बाद उन्हें जो है उसे रिन्यूअल करना पड़ता है। ठीक है। अब अगर कोई ऐसी है जैसे कास्ट के बिना पे हमें सर्टिफिकेट्स मिलती है, जिसे हम सोशल कास्ट का कैटेगरी कहते हैं, तो मतलब उन्हें जो है हमें रिन्यूअल नहीं करना पड़ता है, उन्हें रिन्यू नहीं करना पड़ता है, मोस्टली नहीं करना पड़ता है, बिकॉज वो कास्ट जो है अगर वो कास्ट तो वही रहेगी, वो तो चेंज नहीं हो सकती है। ठीक है। तो उन्हें रिन्यूअल की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमें कुछ कुछ सर्टिफिकेट्स दी गई है जिन्हें जो है हमें रिन्यूअल की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरीके से हम यहाँ पे एक और बात कहेंगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनमें जो है अगर आज उनके पास उतना जो उनके लिए स्क्वायर फीट रखा गया है कि क्या क्या है जिसके बिना पे उन्हें जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की सर्टिफिकेट दी जाएगी, तो उसके बाद वो 1 साल के बाद या 2 साल के बाद वो रिन्यू करनी ही करनी है, क्योंकि उसके लिए पहले रखा गया था 1 साल का रिन्यूअल डेट के 1 साल के बाद उसे रिन्यू करना है। क्योंकि आज अगर उस बंदे के पास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो वो खुद को क्लेम कर रहा है, उसके पास अगर छोटा सा घर है 1000 स्क्वायर फीट के अंडर आता है या जितना भी स्क्वायर फीट उसके लिए रखा गया उसके अंडर आता है, तो कल को उसके पास जो है उतना नहीं रहा, उसके पास जो है इनकम अच्छी रही, उसने जो है अपना जो मकान के जो स्क्वायर फीट से वो बढ़ा दिए, तो वो उस कैटेगरी में नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली उसको अपनी कैटेगरी की सर्टिफिकेट रिन्यूअल करनी है 1 साल के बाद। ठीक है। तो दैट मीन्स हमारे पास कैटेगरी सर्टिफिकेट्स जो है उनमें जो है कुछ को क्या रखा गया है कि वो रिन्यूअल करनी पड़ती
है और कुछ की उसमें वैलिडिटी रखी गई है, उसके बाद उन्हें ज़रूरी रिन्यू करना पड़ता है। जैसे मैंने अभी बताया आरबीए है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, उनको जो है रिन्यू करना ही करना है, ठीक है। लेकिन अब जो कास्ट के बिना पे हमें दी जाती है तो उसको जो है हमें रिन्यू नहीं करना पड़ता है। विद दिस हमारे जो है रिजर्वेशन रूल्स एंड रिजर्वेशन एक्ट दोनों ही कंप्लीट हो गए। तो आज का वीडियो जो है थोड़े दिनों बाद ही मैंने, मतलब थोड़ा टाइम गैप ज़्यादा रहा, मेरी कुछ पर्सनल एंगेजमेंट्स थी यहाँ से, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी आपकी होगी तो आप हमारे फेसबुक पेज नो द रूल्स पे मुझे जो है टेक्स्ट कर सकते हैं, या हमारा ईमेल knowtherules123@gmail.com, वहाँ मुझे ईमेल आप भेज सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आई विल ट्राई कि आपको आंसर मिल जाए आपकी हर क्वेरी का। विद दिस आई कंक्लूड टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।